आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल फैज़ान अहमद ऑफिशियल पर। और आपने प्ले की है मेरी पेश करदा ऑडियो सीरीज भारत के मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तानी तारीख के उस दौर के बारे में जिसमें जलियांवाला बाग का दर्दनाक वाक़या पेश आया था, लेकिन उसके बाद से नई हिंदुस्तानी सियासत का आगाज़ भी हुआ था। इसके साथ ही हम ऐसे मुजाहिदे आज़ादी हिंद के बारे में भी बात करेंगे जिसने अपनी ज़िंदगी के 3 हिस्से रेल में और 1 हिस्सा जेल में काट दिया, लेकिन अंग्रेज़ों को मुल्क से निकाल बाहर करने की ज़िद नहीं छोड़ी। दोस्तों, आज के एपिसोड को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा ताकि आप उस दौर के हालात और इस मुजाहिदे आज़ादी हिंद की शख्सियत के बारे में अच्छी तरह जान सकें। आगे बढ़ने से पहले मैं गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, जिससे इस तरह की और भी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। जंगे आज़ादी की तारीख का वो सियाह दिन जो कभी भुलाया नहीं जा सकता, उसे हम जलियांवाला बाग कत्ले आम के नाम से जानते हैं। जलियांवाला बाग में हुए कत्ले आम से तो हर कोई वाकिफ़ है, लेकिन इसके कारणों से शायद ही आप वाकिफ़ होंगे। दरअसल इसकी शुरुआत रोलेट एक्ट से 1919 में हुई थी। रोलेट एक्ट के जरिए ब्रिटिश हुकूमत को हिंदुस्तानियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का हक मिल गया था। इस कानून के तहत मुजरिम को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने का हक भी खत्म कर दिया गया था। राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए अलग अदालत कायम की गई थी, जिसमें जजों को बिना जूरी की मदद के सुनवाई करने का हक हासिल हो गया था। मुकदमे के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का हक नहीं था। इसके तहत ब्रिटिश सरकार को यह हक मिल गया था कि वो ताकत का इस्तेमाल करके प्रेस की आज़ादी का हक छीनकर किसी भी शख्स को जेल की सज़ा दे सकती थी या उसे मुल्क से निकाल बाहर कर सकती थी। रोलेट एक्ट अपने आप में एक सियाह कानून था। दोस्तों, तो यह था ब्रिटिश हुकूमत का वो सियाह कानून जिसकी मुखालिफत में एहतजाज करने पर जलियांवाला बाग में जनरल डायर के हुक्म पर ब्रिटिश फौजियों ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी थी, जिसमें बूढ़े, बच्चे और औरतें भी मौजूद थीं। इस वाक़ये में कितने लोग शहीद हुए इसका आज तक पता नहीं, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक 400 से 1000 लोग मारे गए थे और 1200 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। दोस्तों, गौर व फिक्र की बात यह है कि हमारे मुल्क में आज भी ऐसे कानून हैं जो कि मुल्क को बाहरी और असामाजिक ताकतों से बचाए रखने के लिए बनाए गए थे, लेकिन उन कानूनों का इस्तेमाल सत्ताभोगी लोग आम जनता की आवाज़ को कुचलने के लिए कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ और कानून संविधान सुधारों के नाम पर मानसून सत्र के आखिर में भी पेश किए गए हैं, जिसमें भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता के नाम से बदला गया है। इसकी रवीश कुमार द्वारा पेश की गई रिपोर्ट, जिसका शीर्षक संहिता गुलामी की या आज़ादी के नाम से सर्च करके ज़रूर देखें कि मुल्क को कितने खौफनाक हालात की तरफ धकेला जा रहा है। आज भी प्रेस और मीडिया को विज्ञापन के नाम पर खरीद लिया गया है, और जो प्रेस, मीडिया या पत्रकार आज़ाद और निष्पक्षता के साथ काम करते हैं उन पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। उनको UAPA और NSA लगाकर सालों तक जेलों में बंद कर दिया जाता है और कोई सुनवाई तक नहीं होती। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इनको धमकियां तो दी ही जाती हैं, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए से ट्रोल भी किया जाता है और देशद्रोह का इल्ज़ाम भी लगाया जाता है। अब सवाल यह है कि यह सब कब तक चलता रहेगा? कहीं यह सब एक बार फिर से जलियांवाला बाग की तैयारी तो नहीं है? दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कैसे इस घटना के बाद से हिंदुस्तानी सियासत के एक नए दौर का आगाज़ हुआ। बेशक यह घटना भयानक व दर्दनाक थी, लेकिन यहीं से जंगे आज़ादी हिंद ने एक नया मोड़ लिया था। यह कत्ले आम जलियांवाला बाग में अंजाम दिया गया था। इससे बहुत से हिंदुस्तानियों के मन में अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ नफ़रत और इस जालिम हुकूमत के खात्मे की एक चाह पैदा कर दी थी। इस वाक़ये ने हिंदुस्तानियों के अंदर एक नई मुल्क परस्ती का जोश भर दिया था, जिसके नतीजे में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आगाज़ हुआ, और यही वाक़या हिंदुस्तान में बरतानवी हुकूमत के खात्मे का फैसला कुन वाक़या साबित हुआ।
1919 के जलियांवाला बाग कत्लेआम के बाद हिंदुस्तान की सियासत नए लोगों के हाथों में जाने लगी। रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने हड़ताल बुलाया और अमृतसर स्टेशन पर पुलिस ने हड़तालियों पर गोलीबारी कर दी, जिसमें 6 लोग मारे गए थे। इसी हादसे के बाद से मौलाना सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी जैसे मुजाहिद सिपाही के लिए सियासी ज़िंदगी का दरवाज़ा खुला। फिर इन्होंने मौलाना आज़ाद की अल हिलाल मुहिम में हिस्सा लिया, जिसके लिए यह खुद फरमाते हैं कि इससे इनकी ज़िंदगी की काया ही पलट गई। और इसके साथ इन्होंने लाहौर में खिलाफत कमेटी बनाने का अज़्म किया, जिसे फिर बाद में इन्होंने पूरा भी किया, जिसे अंग्रेज़ नहीं बनने दे रहे थे। अताउल्लाह शाह बुखारी साहब का ननिहाल पटना था। पटना में ही उनकी विलादत 23 सितंबर 1892 को हुई। 4 साल के थे तो माँ का साया सर से उठ गया। ननिहाल के इकलौते वारिस थे, इसलिए बचपन और नौजवानी का बड़ा हिस्सा पटना में ही गुजरा। यह एक ऐसे मुजाहिद शख्स थे जिनकी जिंदगी के 3 हिस्से रेल में और 1 हिस्सा जेल में कटा। आपने हिंदुस्तान के हर कोने का सफ़र बड़े ज़ौक़ और शौक़ से किया। जहाँ जाते वहाँ अपनी तकरीर से लोगों के दिलों में अंग्रेज़ से नफ़रत, अंग्रेज़ी सामान से नफ़रत और उसकी तहज़ीब से नफ़रत भर देते। एक बार उनके किसी दोस्त ने शाह साहब से पूछा कि मुल्क की सियासत जिसमें आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपका नज़रिया क्या है। शाह साहब जवाब में कहते हैं, ये फ़ैसला आप कीजिए कि मुल्क की सियासत में मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है। मैंने लाखों हिंदुस्तानियों के दिलों से अंग्रेज़ को निकाल फेंका है। मैंने कलकत्ता से खैबर तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दौड़ लगाई है। वहाँ पहुँचा हूँ जहाँ धरती पानी नहीं देती। रहा ये सवाल कि आज़ादी का वो कौन सा तसव्वुर है जिसके लिए मैं लड़ता रहता हूँ, तो समझ लीजिए अपने मुल्क में अपना राज। आप किसी किताबी आइडियोलॉजी के बारे में पूछ रहे हैं तो किताबी नज़रिए रोग होते हैं। हमारा पहला काम अंग्रेज़ों से छुटकारा हासिल करना है। इस मुल्क से अंग्रेज़ जाएं क्या, निकाले जाएं, तब देखा जाएगा आज़ादी की सरहदें क्या होती हैं। आप निकाह से पहले छुआरा बांटना चाहते हैं, फिर मैं कोई दस्तूरी हूँ नहीं, सिपाही हूँ। तमाम उम्र अंग्रेज़ों से लड़ता रहा और लड़ता रहूँगा। मैं उन चींटियों को चीनी खिलाने के लिए तैयार हूँ जो अंग्रेज़ों को काट खाए। खुदा की कसम, मेरा सिर्फ एक दुश्मन है, अंग्रेज़। दोस्तों, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में एक्टिव रोल प्ले करने वालों में एक अताउल्लाह शाह बुखारी साहब का नाम भी शामिल है। और आपने अभी सुना कि आखिर इस कदर उनके दिल में मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने की ललक थी। कैसे वो सिर्फ इसी मकसद के लिए मुल्क के अलग अलग हिस्सों का सफ़र करते थे। किस बेलौसी और फिक्र के साथ वह लोगों को अंग्रेज़ी सामान के बहिष्कार की दावत देते फिरते थे। लेकिन अफसोस दोस्तों, हमारे लिए निहायतीन फ़िक्र की बात है कि इस सरज़मीन हिंद के लिए हमारे बुजुर्गाने दीन ने किस कदर जद्दोजहद किया। लेकिन आज फिर से इस फासीवादी हुकूमत का हिंदुत्व का एजेंडा हमारे मुल्क को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने लगा है। जिसमें ताज़ा तरीन खबर एक स्कूल से आई है कि अध्यापिका एक बच्चे को बाकी सहपाठियों के सामने उसको उसके धर्म की वजह से जलील कर रही है और उसको पिटवा भी रही है। क्या ऐसे ही मुल्क की तामीर के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी थी? हमें उनकी कुर्बानियों को फिर से याद करते हुए उनकी तरह ही मनुवाद, फासीवाद, नफरत की राजनीति, गोदी मीडिया की चाटुकारिता आदि के खिलाफ उन्हीं की तरह मुहिम चलाकर मुल्क को इन सब जहरीले सांपों की गुलामी से आज़ाद कराना होगा। तभी हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियाँ रायगा होने से बचाई जा सकेगी। शाह साहब ने मजलिस अरार ज्वाइन की थी, इसलिए अपने साथ कुल्हाड़ी रखते थे, पर कुछ दिन बाद पास में तलवार रखने लगे और फिर डंडा। यही वजह थी कि शाह जी पंजाब के देहातों में डंडे वाले पीर के नाम से मशहूर हो गए। 21 अगस्त 1961 को ये सिपाही इस दुनिया को अलविदा कह गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह दोबारा जल्द मुलाकात होगी हिंदुस्तानी तारीख के ऐसे ही किसी अहम शख्सियत के साथ। अगर आपको मेरी यह पेशकश पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआ की दरख्वास्त।